वफाक से प्रोविंसेस को होगी और फिर प्रोविंसेस से आगे फर्दर डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट्स को होगी। लेकिन हुआ क्या कि चीफ मिनिस्टर सारे प्रोविंस के अंदर वो बादशाह बनकर बैठ गए और फर्दर डेवोल्यूशन हुई नहीं। अच्छा, और फिर फर्दर डेवोल्यूशन में हम सियासतदान सबसे बड़ी रुकावट है। हम नहीं चाहते कि एक इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हो। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ये भी हमारी बदकिस्मती आप कह लें कि जब कभी कोई डिक्टेटर इस मुल्क में रहा तो वही एक इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लेकर आया, लेकिन हम सियासतदान नहीं लेकर आए। हमारी कोशिश यही है कि अवाम को अपने मसाइल के हल के लिए हमारी दहलीज पर आना पड़े, कोई नई मुतबादल क़यादतें ना तैयार हों, इसलिए ये लोकल गवर्नमेंट वाला सिस्टम हमेशा ठप ही रखो। लेकिन इस सारी बहस में मेरे नज़दीक जो सबसे अहम इशू है वो है लेजिटिमेसी का। मौजूदा पार्लियामेंट अगर इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज करने जा रही है 27वीं आईनी तरमीम के जरिए, तो हमारे मुल्क के अंदर जो फॉल्ट लाइंस हैं वो फॉल्ट लाइंस प्रोनाउंस एकदम हो जाएंगी। 6 नहरें तो आप बना नहीं सके। आपने देखा कि जब आपने अनाउंस किया 6 नहरों वाला मामला, तो पूरा का पूरा सिंध बाहर था। आप अगर अब ये स्पेकुलेटिव गुफ्तगू है कि अगर नए सूबे बनाते हैं, और फिर हम ये भी सुन रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर कुछ फेडरल टेरिटरीज भी क्रिएट की जाएंगी, वो एडिशन भी होगा। ये ऐसी बहस है कि जो एक ऐसी पार्लियामेंट जिसके पास अवाम का मैंडेट ना हो, जिसके अपने मैंडेट के ऊपर बहुत बड़े क्वेश्चंस हो, वो इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज करेगी, मुल्क में आग लगने का खदशा है। आग लगने का खदशा है, बिल्कुल। मैं परसों अखबार में देख रहा था कि सरदार यूसुफ साहब वजीर हैं इस हुकूमत में, उन्होंने एक इजलास बुलाया और तमाम पार्टीज तहरीक इंसाफ समेत वो हजारा के लोग वहां पर शरीक हुए और उन्होंने कहा जी हमारा हजारा सूबा जो है वो तो अगर नए सूबे बनेंगे तो हमारा सूबा भी बनेगा। तो ये गुफ्तगू को आप फिर कंटेन नहीं कर पाएंगे। और अगर तो इस पार्लियामेंट के पास लेजिटिमेसी होती, इलेक्टेड मैंडेट होता, तो फिर आप करते इतनी बड़ी एक्सरसाइज। तो मैं तो ये मशवरा दूंगा कि इस एक्सरसाइज में इस वक्त पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, जहां पे पाकिस्तान के पहले ही बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। और जहां तक एनएफसी का आपने जिक्र किया मलिक साहब, ये बात फिर अपनी जगह पर ठीक है कि कोई परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जब वफाक ये रोना रोता है कि पैसे खत्म हो गए, तो फिर आप अपनी शाह खर्चियां भी तो कम करें। अगर आप 1000 अरब रुपया सालाना फेंक देते हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज में, अगर आप 3000 अरब रुपए की टैक्स एग्जेम्पशंस दे देते हैं, अगर चेयरमैन सेनेट और स्पीकर नेशनल असेंबली अपनी तनख्वाहें बढ़ा लेते हैं, सदर हाउस और वजीर आजम हाउस का खर्चा बढ़ जाता है, आप अपने शाहाना अखराजात कम नहीं करते, तो फिर आप ये कॉन्वर्सेशन माजरत के साथ नहीं कर सकते। पहले आप खुद अपने खर्चे कम करके दिखाएं। आप कहें कि जी हम जो कर सकते थे वो हमने करके दिखाया, अब तुम्हारी बारी है। ये नहीं हो सकता कि आप अपने खर्चे उसी तरह जारी रखें। नहीं, लेकिन सूबों में भी कोई हाल नहीं। अभी मरियम नवाज का जो जापान का विजिट था उस पर बहुत क्रिटिसाइज होता है कि वहाँ जाके हम बातें क्या करते हैं और साथ जो डेलीगेशन गया हुआ है तो उसकी कंपोजिशन क्या है। तो दोनों तरफ खराबी है, मरकज में भी और सूबों में, दोनों तरफ खराबी है। मैंने तो पहले कहा कि देखें कोई परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होना चाहिए। आप सूबों को पिछले 15 सालों में हजारों अरब रुपए एक्स्ट्रा मिले, लेकिन क्या उनके हेल्थ के, एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स बेहतर हुए? नहीं हुए, वो नीचे चले गए। तो ये, और फिर इंटरनल जो टैक्सेशन है, क्या किसी सूबे ने अपनी कोई टैक्सेशन के ऊपर तवज्जो दी? नहीं। पंजाब में कितनी टैक्सेशन हो रही है? वो सिर्फ इंतजार में बैठे होते हैं वफाक से पैसे मिलने और सिर्फ हमने खर्च करने। सूबों ने तो काम करना छोड़ ही दिया। तो इस ज़िमन में मलिक साहब, मेरी तो देखें पहली मुकदमा यही है कि ये सेंसिटिव मामलात है। इन सेंसिटिव मामलात को छेड़ने की इखलाकी हैसियत सिर्फ वो लोग रखते हैं कि जो जेन्युइनली इलेक्ट हुए हो, जो वोट से आए। जो वोट आप से कहते हैं कि ये वोट से नहीं है, ये वोट से नहीं आए। ये मैं नहीं कहता, ये मुल्क का बच्चा जानता है जिस तरीके से। आप क्या कहती हैं, नए सूबे या एनएफसी का रिव्यू? देखिए, बात ये कि दोनों बातें जो हैं ये ऐसी नहीं है जो एक जैसे कभी कभी आ जाती है ना अमेंडमेंट्स पार्लियामेंट में, पीटीआई के दौर में भी आ जाती थी और पास हो जाती थी। ये वो वाला काम नहीं है। इसके लिए अगर आपने नए सूबे बनाने हैं, फिर आपको उन प्रोविंशियल असेंबलीज़ के पास जाना पड़ेगा। वो क्यों अपना सूबा तोड़ने की बात करेंगी? जो मुझे नज़र नहीं आता कि जो हैं असेंबलियाँ वो प्रोविंसेस अपना सूबा तोड़ने के लिए रेजोल्यूशन पास करेंगे। और अगर आप उसको भी बाईपास करना चाहते हैं तो आपको आइन का ढांचा तब्दील करना पड़ेगा। ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज है जिसके लिए आपको बहुत सी चीज़ें तब्दील करनी पड़ेंगी। और ये तब्दीली जो है, जब तक आपकी, इसके लिए आपको पहले तो कोई कंसेंसस पैदा करना पड़ेगा। अब कम से कम अपने एलाइज से तो बात करनी पड़ेगी।
अभी तक तो किसी ने जो है, जहाँ तक पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रब्ता नहीं किया। लेकिन इन तमाम चीज़ों को बगैर इत्तेफाक के राय के इस तरीके से तो नज़र नहीं आता है कि किया जा सकता है। इज इट अ डूएबल ऑप्शन प्रोविंसेस को इस मौके पे करना या नहीं? है, मुश्किल है, मुश्किल है। कहने में NFC अच्छा को? है और सुनने में भी शायद एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बहुत बन जाएं, वो लोगों को ये वाला जो है ये NFC को इस रिव्यू किस्म करना का चाहिए या चूरन नहीं बेचना करना है। चाहिए? देखिए बात यह है कि अगर NFC यहाँ के लिए भी आपको अमेंडमेंट लानी पड़ेगी बिल्कुल हर कॉन्स्टिट्यूशन चीज़ के लिए। और दूसरी बात यह है कि यहाँ एफपीआर को भी तो अपनी कलेक्शंस बेहतर करनी चाहिए। एफपीआर की नाली का बोझ भी तो सूबे नहीं उठाएंगे। सूबों को कन्विंस करना, आपको बात करनी पड़ेगी। अभी तक तो किसी न किसी से बात नहीं की, लेकिन ये एक शोर जब मचता है ना, कुछ होने वाला है, होने वाला है, नहीं, तो NFC कहीं वार्ड ना कमेटी तो कॉन्स्टिट्यूट हो गई वो अब। तो हो गई है। लेकिन बहरहाल आपको किसी को बताना पड़ेगा आप क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। अभी तक हमसे तो किसी ने नहीं कहा। मैं खुरम साहब से पूछा हूँ, खुरम साहब आप क्या फरमाते हैं? ये बड़ा अहम इशू है, सूबे भी और NFC अवार्ड भी, क्या करना चाहिए? जी, बड़ी वाज़ेह बात है कि कोई भी जो नया कदम उठाना है उसका जो यार्ड स्टिक है वो ये है कि पाकिस्तान के अवाम की जो खिदमत है वो बेहतर तरीके से हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर तो सूबे बनाने का मकसद ये है कि देखिए हर सूबे में 36 महकमे होते हैं। अगर तो हमने वो 36 महकमे रेप्लिकेट करने हैं छोटे यूनिट्स बगैर गवर्नेंस को इम्प्रूव किए हुए, तो ये बिल्कुल बेहतर आइडिया नहीं है। इसी तरह हमने ये भी सोचना है कि अभी जो पाकिस्तान में 4 सूबे मौजूद हैं, क्या सूबे की गवर्नेंस का साइज से कोई ताल्लुक है या नहीं है। इस वक्त तो चले मेरा क्लेम होगा, मेरी जमात है कि जी पंजाब अगरचे सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन सबसे बड़े सूबे की सबसे बेहतर गवर्नेंस है, और जितना छोटा सूबा है उतनी खराब गवर्नेंस है। तो क्या छोटा यूनिट पाकिस्तान की तारीख ये कहती है कि छोटा यूनिट बनाने से गवर्नेंस बेहतर नहीं होती। तो लिहाजा वो भी एक, तो हमने जो भी काम करना है वो एक मंतकी यार्ड स्टिक पे करना है। इसलिए अगर इस पे जरूरी कोई बहुत ज्यादा सोच विचार है, तो बहुत साल पहले मुस्लिम लीग नून ने गालिबन 2012 में प्रपोजल था पंजाब असेंबली में कि एक कमीशन बना दिया जाए जो इसको मंतकी बुनियाद पर देखे कि कितनी पॉपुलेशन के ऊपर हमने ये 36 जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको क्रिएट करना है, और फिर उसका जो नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस है उसके एनएफसी पे क्या असरात होंगे और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में उसके क्या असरात होंगे। लिहाजा ये कोई इतना आसान काम नहीं है कि आप सिर्फ ये कह दें कि जी पंजाब के 2 हिस्से कर दें तो मुल्क के मसले हल हो जाएंगे। तो लिहाजा ये तो इसको तो बहुत सोच समझ कर, और ये लॉन्ग टर्म इशू है। जो एनएफसी है उस पर 2 फैक्ट्स हैं। एक फैक्ट तो ये है कि 18वीं तरमीम जो आइन से उसका ताल्लुक है वो ये है कि 18वीं तरमीम ने ये सिर्फ ये कहा एनएफसी के बारे में कि सूबों का जो शेयर है वो कम नहीं होगा, दैट्स इट। उसके अलावा वही आइन है जिसके अंदर ये बात, आइन ये कहता है कि हर 5 साल बाद एनएफसी रिव्यू होगा। 16 साल हो गए एनएफसी रिव्यू नहीं हुआ। तो हमें ज्यादा जो रिव्यू है, जो कमेटी बनी है, वो एक आईनी रिक्वायरमेंट है जिसके जरिए हमें रिव्यू करना है पाकिस्तान। मसलन अब इस पे बात है जो बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान के हालात में कहना कि 2009 में अगर हमने बलोचिस्तान को, जिसकी आबादी तकरीबन 6% है, अगर उसे हमने 9% शेयर दिया था, क्या वो रिव्यू हो सकता है? क्या वो कम हो सकता है? अब आज हम कह सकते हैं कि नहीं नहीं, हमने उनको, क्योंकि बाकी सूबों ने उस वक्त कुर्बानी दी थी, सबसे बड़ी पंजाब ने दी थी, क्या उसको रिव्यू करने के लिए हम तैयार हैं? इशू यही है कि जो भी मयार होगा वो इस बात पर है कि सूबों के पास, जिनके पास वसाइल ज्यादा है, जो इशूज मेरे दोनों कॉलीग्स ने रेज किए हैं कि जी सूबों को टैक्सेशन भी रेज करनी है, उनको अपनी गवर्नेंस भी रेज करनी है, एफबीआर को भी अपनी बेहतरी करनी है, लेकिन इशू यही है कि सूबों को पहले से ज्यादा जो वफाक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसमें शेयर करना होगा। मसलन फॉर एग्जाम्पल जो सबसे, कि अगर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है जो सूबों को बराह रास्त जा रहा है, उसके रहने वालों को जा रहा है, तो क्या सूबों का भी उसमें कोई शेयर होना चाहिए कि भी 50% उसका बोझ उस सूबे की हद तक सूबा उठाए और बाकी वफाक थे, या पूरा का पूरा उनको शिफ्ट किया जाए? क्योंकि वफाक के ऊपर पाकिस्तान के तमाम जो कर्जे हैं उनको वापस करने का बोझ है। या तो सूबे ये कहेंगे अच्छा जी हम इस शेयर में भी से अपना कोई थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से बढ़ाते हैं, ताकि वफाक के ऊपर जो एक एक्स्ट्रॉर्डनरी बोझ है, उसमें भी बहुत सारी हुकूमतों की कोताहियां भी हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रॉर्डनरी बोझ है उसको कम करना है। तो ये दोनों सब्जेक्ट्स ऐसे हैं
जिनको किसी भी जज्बाती या किसी सिंपलिस्टिक नारे की बुनियाद पर डील नहीं किया जा सकता। उनको आइन और पाकिस्तान के अवाम की जो खिदमत है उसको बेहतर करने का मयार ही होगा तो इनका फायदा होगा। अदरवाइज ये एक मेरी नजर में नीडलेस कंट्रोवर्सी। अच्छा खुरम साहब, ऑन एवरेज हम पिछले चंद सालों से 8% के करीब 8% ऑफ जीडीपी तकरीबन हम फिजिकल डेफिसिट करते हैं फेडरल गवर्नमेंट वाले, विच इज़ अनसस्टेनेबल। कोई दुनिया का तरीका नहीं है कि हम इसके साथ आगे चल सकें। चंद सालों में लोकल करेंसी में डिफ़ॉल्ट हमारे सर के ऊपर आ जाएगा। लेकिन अगर आप डिफेंस एक्सपेंडिचर जो हैं वो पॉपुलेशन शेयर बेसिस के ऊपर सूबों को ट्रांसफ़र कर दें और बीआईएसपी के फंड्स जो हैं वो सारे सूबे अपना अपना बोझ खुद उठाएं। जिसकी जितनी पॉपुलेशन है वो 300 अरब बांटना चाहता है, 1000 अरब बांटना चाहता है, अपने वसाइल से बांट दे। यहाँ पे आके आप बैलेंस हो जाते हैं। आपका तकरीबन 4% ऑफ जीडीपी जो है वो निकल जाएगा डेफिसिट से और आप सस्टेनेबल हो जाएंगे। कुछ आप फेडरल लेवल पे अपनी बेल्ट टाइटनिंग करें, 2-3% डेफिसिट ले आएँ तो आप ठीक हो जाएंगे, एकदम से ठीक हो जाएंगे। आपको इस पर काम करना पड़ेगा, आंखें बंद नहीं कर सकते, टाइम नहीं है उसके लिए। जी तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और उसके साथ जो आपने बिल्कुल दुरुस्त इश्यूज रेज की, जो इश्यूज पेंडिंग है वो ये भी हैं कि क्या एनएफसी में गिलगित बल्तिस्तान और आजाद जम्मू कश्मीर का शेयर होगा या नहीं होगा। जो प्रॉमिस है कि जो हमारे साबिक कबायली इलाके थे जो खैबर पख्तूनख्वा में जम हुए हैं, वो जो उनको प्रॉमिस्ड अमाउंट है जिसका वो शोर डालते हैं दुरुस्त तौर पे कि जी कमिटमेंट हुई थी, क्या वो कमिटमेंट बहुत ज्यादा रकम नहीं है? क्या वो सूबे का काम नहीं कि वो जिस सूबे का वो हिस्सा है वो उसको पूरा करे? तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिसमें जो सूबों का ओवरऑल शेयर है उसमें हमें किसी आईनी तरमीम की जरूरत नहीं है, उसको मेंटेन किया जा सकता है। 57 पॉइंट आई थिंक 57.2% है फेडरल रिसीट्स का। उसको मेंटेन करते हुए अगर सूबे जो हैं वो बेहतर अपनी जिम्मेदारियां उठाना शुरू कर दें और ज्यादा इस पूरे पाकिस्तान की जो इश्यूज हैं उनमें अपना हिस्सा लें, क्योंकि ये अलहदा नहीं है, पाकिस्तान का हिस्सा है वो बुनियादी। तो लिहाजा वो अगर करेंगे तो फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर जो गैर मामूली इस वक्त बोझ है और आपने दुरुस्त कहा कि अनसस्टेनेबल है, उसको भी सस्टेन करने में आसानी हो जाएगी। लेकिन ये एक ऐसा डायलॉग है जिसको शुरू करना और इसको जज्बातियत से अलहदा रखना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। खोखर साहब, आप क्या फरमाते हैं? आप लोग इसके ऊपर माजी में कुछ पेपर्स भी निकालते रहे, थिंक टैंक के तौर पर आप लोगों ने इस पर काम किया हुआ है, लेकिन इसके बगैर अब चारा नहीं है। चाहे जो मर्जी कहें कि ये एफिशिएंट है या वो एफिशिएंट है, लेकिन 8-9% फेडरल गवर्नमेंट डेफिसिट करती है। फिर हम सूबों से कहते हैं कि अपने जो वसाइल हैं इसमें आप सरप्लस क्रिएट करें, क्योंकि ओवरऑल फिजिकल डेफिसिट की हमने एक लिमिट IMF तय की होती है, उनसे वो पैसे बचवाते हैं फेडरल डेफिसिट को कम करके दिखाने के लिए, ओवरऑल फिजिकल डेफिसिट को कम करें। तो ये एक आर्टिफिशियल अरेंजमेंट है विच इज़ गोइंग टू बस्ट समडे, आज नहीं तो कल हो जाएगा। देखिए, इस मुल्क को हम चलाई आर्टिफिशियल अरेंजमेंट्स पे रहे और सिर्फ आपके फाइनेंसेस नहीं, आपके हर मामले के अंदर एक फायर फाइटिंग का होता है कि कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई तो चले उस वक्त वक्ती तौर पे उसको करने के लिए कोई चीज़ें आप अखज़ कर लेते हैं, बना लेते हैं और फिर बाद में उन प्रॉब्लम्स को कभी हल करने की आप कोशिश नहीं करते। तो ये एटीट्यूड तो हमारा एक कन्वेंशनल एटीट्यूड है ही है। सवाल ये है हमारे सामने मलिक साहब, मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। उस 25 करोड़ लोगों के मुल्क के अंदर इस वक्त सतह गुर्बत से नीचे रहने वाले लोग, जो इस वक्त तकरीबन आधा पाकिस्तान है, उनकी हेल्थ, उनकी एजुकेशन, ये और इंसाफ, ये एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी हुकूमत की, चाहे नून हो, मीम हो, शीम हो, सब हुकूमतों की। हम कंसिस्टेंटली उनको फेल करते आ रहे हैं, कंसिस्टेंटली। और उस फेलियर का ना फेडरल गवर्नमेंट के पास कोई जवाब है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई जवाब है, ना इस्टेब्लिशमेंट के पास कोई जवाब है, ना जुडिशरी के पास कोई जवाब है और ना सूबों के पास कोई जवाब है। उन लोगों को हमने नजरअंदाज करके रखा हुआ है। आज जिस नहज पर हम खड़े हुए हैं, ये इस मुल्क की जो इलीट्स हैं, जो अशराफियां हैं, जिनके अंदर इक्तदार की म्यूजिकल चेयर है, जिनके अपने झगड़े हैं, रोज पिछले 10-12 साल से आप मुझे बता दें कि हमने रोज टीवी चैनलों पर बैठकर इसी एक मखसूस तबके के झगड़े ही डिस्कस किए और इसके अलावा हमने मुल्क में रिफॉर्म तो डिस्कस नहीं की। आज अगर आप देख लें तो कानून और इंसाफ के हवाले से आपकी लोएस्ट रैंकिंग्स हैं दुनिया में। आम आदमी को इंसाफ नहीं मिल रहा। आज अगर मैं खुद वकील हूं, अगर आप एक केस इंस्टीट्यूट करते हैं और अगर वो दीवानी मुकदमा है तो 25 साल लगते हैं उसका फैसला होने में।
फौजदारी हालात आपके सामने, क्रिमिनल लीगल सिस्टम आपका तबाह बर्बाद हो चुका है। सर रिफॉर्म के नाम के ऊपर हमने जो 26वीं तरमीम की है वो माशाल्लाह उसने जो अदलिया का हाल किया है, उसने जो अदलिया का हाल कर दिया, और वो 26वीं आईनी तरमीम रिफॉर्म के नाम पे तो नहीं थी। हम सबको पता है कि वो इस निजाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए थी, ताकि कोई जज उसके अंदर निजाम को कंट्रोल करने के लिए। तो हमने हर चीज के अंदर पाकिस्तान के लोगों को फेल किया है। तो इट्स अबाउट टाइम कि हम अपने झगड़े ये आपस के खत्म करें फॉर अ चेंज, कि हम सियासी दुश्मनियों को खत्म करके सिर्फ सियासी मुखालफतों तक रहने दें, और मिल बैठकर एक हद तक हमें नेशनल डायलॉग करना पड़ेगा कि ये जितने चैलेंजेस हैं इनके ऊपर हम एक मिनिमम कंसेंसस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हेल्थ एजुकेशन ये एक फंडामेंटल राइट है, इसके ऊपर तो डिस्प्यूट ही कोई नहीं है कि पीपल्स पार्टी क्या कहती है और नून क्या कहती है और पीटीआई क्या कहती है। मलिक साहब, एवरीवन शुड एग्री ऑन इट। लेकिन आप फिर ये देखना कि इंडिकेटर्स में तो हम नीचे जा रहे हैं। आज आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की जो तादाद है, 2.5 करोड़ बच्चा आपका सड़कों पे हो। 2.5 करोड़ बच्चा आपका सड़क, और हमारी बातें आप सुन ले कि हम जो नारे मारते हैं और फिर जो पाकिस्तान हमारे अपने मंशूरों में जो लिखते हैं, वी आर कंटिन्यूसली फेलिंग पीपल।